गुड मॉर्निंग। आज हम लोक के उदारवाद व अनुभववाद पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोक के प्राकृतिक अधिकार से संबंधित जो विचार थे उनके ऊपर चर्चा की थी। आज हम इनके अनुभववाद व उदारवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। देखा जाए अनुभववाद का तात्पर्य क्या होता है, अनुभववाद किसे कहते हैं। अनुभववाद मतलब अनुभव के आधार पर वाद यानी कि सिद्धांत का निर्माण हो जाता है, या जब कोई विचारधारा इतनी प्रचलित हो जाए कि उसका सिद्धांत के रूप में आप अध्ययन करने लग जाओ तो वो वाद कहलाता है, उसके पीछे वाद लग जाता है। अनुभव प्लस वाद। अनुभव का मतलब हुआ कि आपने क्या अनुभव किया। अनुभव करते हो तो आप किससे करते हो, या तो देख के करते हो, या स्पर्श करके करते हो, या चक्कर करते हो। यानी कि जो आपके शरीर की जो पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं उनके माध्यम से आपने क्या अनुभव किया है, वो अनुभव के आधार पे आप जब सिद्धांत का निर्माण करते हो, आप किसी विचारधारा का निर्माण करते हो, तो वो क्या कहलाता है, अनुभववाद कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुभववाद कहलाता है। समझ में आ रहा है कि यानी कि आपने किसी भी चीज़ को अनुभव करके कि आप, हम सामान्य भाषा में या सामान्य जब चर्चा करते हैं तब भी ये कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा देखा है, या मैंने सुना है, या मैंने इसे स्पर्श किया है, या मैंने इसे चखा है। तो यानी कि आपने क्या किया, उसके अंदर अपने जो ज्ञानेंद्रिय है, पांच जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके माध्यम से आपने स्वयं अनुभव किया है। और फिर उसका यदि आप विश्लेषण करते हो तो वो क्या कहलाता है, अनुभववाद। क्या कहलाता है, अनुभववाद। तो जो लोक के जो विचार हैं वो भी कहीं ना कहीं अनुभववाद पर आधारित है। दूसरे जो इनका अनुभववाद के अलावा इनका जो है कि उदारवाद के बारे में क्या चर्चा है। उदारवाद का मतलब होता है कि सहमति, सहिष्णु। क्या तात्पर्य होता है, सामान्यतः हम उदारवाद लिबरलाइजेशंस का अर्थ इसमें लेते हैं कि सहमति है, थोड़ा सहिष्णु है, ब्रॉड माइंड है, इसके बारे में लेते हैं उदारवाद का। यानी कि इसमें आपको स्वतंत्रता दी जाती है, व्यक्ति को विवेकशील माना जाता है, व्यक्ति को बाजार के हवाले छोड़ दिया जाता है, अकेला छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि व्यक्ति विवेकशील है, और व्यक्ति स्वयं का क्या हित है, क्या हित है, उससे ज़्यादा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए आप क्या करते हो, व्यक्ति को विवेकशील मानते हो और उसको अकेला छोड़ते हो बाजार के हवाले, क्योंकि आप ये मानते हो कि वो अपना हित आपसे ज़्यादा अच्छे से जानता है। तो ये जो विचारधारा है, उदारवाद और अनुभववाद दोनों के जन्मदाता कहलाते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के जो विचार हैं इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अनुभववादी कैसे हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले। कि जो सॉरी जो जॉन लॉक के जो विचार हैं, अनुभववादी विचारधारा और उदारवाद के जन्मदाता कहलाते हैं। इनके जो विचार हैं, पहली तो चीज़ है कि ये एहतसेफवादी राज्य की मान्यता को स्वीकार करते हैं। एहतसेफवादी जिसके दो अर्थ है कि समझौते की एक तो स्वतंत्रता देते हैं आपको, और एक पितृसत्तात्मक शासन का अभाव है। दूसरा है कि ये स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन करते हैं। हमने जब पिछला वीडियो देखा था तब चर्चा की थी कि जो इनके प्राकृतिक अधिकार थे, उन अधिकारों में एक स्वतंत्रता भी एक अधिकार था। उसमें हमने चर्चा की थी कि जब वो स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि राज्य क्या करता है, स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला प्रहरी है। कि यानी कि राज्य विधि का निर्माण करके, जो विधि का निर्माण करने का जो राज्य का कार्य है वो स्वतंत्रता में बाधक ना होकर क्या है, स्वतंत्रता को वर्धनशील या स्वतंत्रता बढ़ाने वाला है। तो इसमें भी लोग ये बता रहे हैं, क्योंकि लोग कहता है कि सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन करता है लोग, तो लोग कहता है कि जो सीमित और संवैधानिक शासन है वो विधि के अनुसार संचालित होता है और उसमें स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। इसके उदाहरण क्या है कि वो सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन करता है। इसके लोग के विचारों में क्या क्या देखते हो आप। पहली चीज़ कि राज्य के ऊपर प्राकृतिक अधिकारों का प्रतिबंध होगा। राज्य के ऊपर प्राकृतिक अधिकारों का लोक प्रतिबंध लगाता है। जो तीन प्रकार के जो प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान है, जो प्राप्त है, उनमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। यदि उन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्रांति भी कर सकता है।
दूसरा, सरकार के अंगों का विभाजन करता है लोग। सरकार के अलग अलग जो अंग हैं उनको अलग अलग कार्यों में विभक्त कर देता है। तो उससे सीमित और संवैधानिक सरकार की जो शासन व्यवस्था है उसकी स्थापना में सहायक होते हैं। तीसरा, व्यक्तियों को क्रांतिक अधिकार देता है। प्राकृतिक अधिकार के माध्यम से व्यक्ति को क्रांतिक अधिकार भी देता है कि यदि ये प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। जब हम प्राकृतिक अधिकार पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जब व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार है कौन कौन से, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, जब इन अधिकारों के ऊपर राज्य प्रहार करे या शासन प्रहार करे तो व्यक्ति क्या करता है, क्रांति भी कर सकता है। तो लोग क्या करता है, व्यक्ति को क्रांतिक अधिकार भी प्रदान करता है। तो लोग, ये तो है सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थक है इसके तर्क। दूसरा, लोक है। लोक क्या मानता है, व्यक्ति को विवेकशील मानता है। क्या मानता है, प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील मानता है। व्यक्ति की जो व्यक्तिवादी जो सोच होती है उसका समर्थक है कि व्यक्ति विवेकशील है। व्यक्ति को खुद को पता है कि उसका सुख कहाँ है और वो अपने हित को सबसे बेहतर तरीके से जानता है। क्या विवेकशील मानता है, मतलब कि व्यक्ति यदि विवेकशील है तो उसको अपना हित स्वयं पता है और उसका बेहतर हित क्या है ये भी उसे पता है। इसलिए लोग कहता है कि उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो, चाहे बाजार से संबंधित स्वतंत्रता हो। वो राज्य को, अहस्यवादी राज्य के समर्थन इसलिए इसी आधार पर करता है कि व्यक्ति को बाजार के हवाले छोड़ सकते हो आप। व्यक्ति स्वयं को पता है कि उसे मार्केट से या बाजार से क्या खरीदना है और मार्केट के साथ कैसी डील करनी है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी है तो अपने हित के बारे में ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है, उसको अपना हित अच्छे से पता है। तो जो इनके जो विचार है, इनके विचारों में ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र का भी समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं कि कि ये जो संपत्तिशाली जो वर्ग है उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं कि जो संपत्तिशाली वर्ग है वो प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा उसको। तो इनके जो विचार है, इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र को समर्थन तो करते हैं लेकिन लोकतंत्र को सिर्फ एक साधन मानते हैं। साध्य किसको मानते हैं, ये उदारवाद को, कि इनका जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, किसको प्राप्त करना है। जो इनके विचार है इसमें जो इनका टारगेट है, जो इनका लक्ष्य है वो क्या है, उदारवाद है। लोकतंत्र क्या है, उसकी एक सीढ़ी है। सीढ़ी मतलब एक साधन है, उस साधन के माध्यम से आपको उदारवाद तक पहुंचना है। तो ये जो इनके विचार है ये कहीं ना कहीं उदारवाद के ज़्यादा नज़दीक लेके जाते हैं इनको। ये अहस्यवादी राज्य का समर्थन करते हैं, सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ने के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि व्यक्तियों को बाजार के हवाले छोड़ देना चाहिए, राज्य को बाजार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाजार अपनी मांग और पूर्ति के आधार पे अपने आप एडजस्ट कर लेगा। और ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं कि राज्य होना चाहिए, लेकिन क्यों, ये एक आवश्यक बुराई है, होना चाहिए, एक मजबूरी है कि राज्य नहीं होगा तो कुछ जो राज्य के जो कार्य है वो नहीं हो पाएंगे। तो ये राज्य को क्या मानते हैं, एक आवश्यक बुराई मानते हैं। इसके सिर्फ कुछ कार्य गिनाते हैं कि इसके नकारात्मक कार्य गिनाते हैं राज्य की कि इन कार्यों की आवश्यकता है, इसलिए राज्य को बनाए रखना आवश्यक है। कौन कौन से कार्य हैं, कि विधि व्यवस्था बनाए रखना। राज्य का मुख्य कार्य क्या है, कि विधि व्यवस्था बनाए रखना। जब स्वतंत्रता की बात कर रहे थे तब भी हम चर्चा कर रहे थे कि विधि की बात करते हैं कि विधि क्या करेगी, स्वतंत्रता का रक्षण करेगी, स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी। आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो कई बार आपको लगता है कि विधि के माध्यम से स्वतंत्रता को रोका जाता है। कई बार आप कानून आता है उसमें आप पे, व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन लोग कहता है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने का क्या है, राज्य का कार्य है। और राज्य का जो कार्य है उसमें भी क्या है कि विधि इस प्रकार बनाएगा कि वो संवैधानिक होगी और उससे स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा क्या कार्य सौंपता है राज्य को, बाह्य शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करना। जो इनका मुख्य कार्य है कि राज्य का निर्माण इसलिए किया गया है कि बाह्य जो शत्रु है उससे खुद के नागरिकों की रक्षा हो सके। तीसरी क्या विशेषता बतलाता है, समझौते की स्वतंत्रता बनाए रखना। जो समझौता हुआ है उसको बनाए रखने का कार्य भी राज्य करता है, उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने का कार्य भी राज्य करता है। तो लोग क्या करता है, एक हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन करता है
जिसमें क्या माना जाता है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, जिसमें राज्य के नकारात्मक कार्य देखे जाते हैं कि सकारात्मक कार्य व्यक्ति स्वयं कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, विवेकशील है। तो व्यक्ति को यदि आप बाजार के हवाले भी छोड़ देते हो तो व्यक्ति अपने हित के बारे में स्वयं सोच सकता है, क्योंकि विवेकशील प्राणी होता है तो विवेकशील प्राणी को ये पता होता है कि उसका हित कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और वो अपने बारे में, अपने हित के बारे में स्वयं जितना जानता है उतना कोई नहीं जानता, उससे बेहतर कोई जान भी नहीं सकता, ये मानते हैं जो अहस्यवादी राज्य के समर्थक जो विचारक होते हैं। और जो अहस्यवादी राज्य के समर्थक जो विचारक होते हैं, वो राज्य को क्या मानते हैं, एक आवश्यक बुराई मानते हैं। और लोक भी क्या मानता है, राज्य को एक आवश्यक बुराई और इसके नकारात्मक कार्य गिनाता है। 3 प्रकार के जो कार्य हमने चर्चा की है, कौन कौन से, कि विधि व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करना, समझौते की स्वतंत्रता बनाए रखना, ये राज्य के कार्य है जो नकारात्मक कार्य है। जो सकारात्मक कार्य है वो व्यक्ति स्वयं कर लेता है।